गर्म नहीं रहा। चलिए, संविधान में देखिए हम लोग कहाँ पर प्रमुख अनुच्छेद देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? प्रमुख अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रमुख अनुच्छेद में हम लोग जो है देखिए क्या पढ़ चुके हैं, जितने भी मौलिक अधिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद है वह पढ़ चुके हैं। नीति निर्देशक तत्व से जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति वाले में जो आपका इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ चुके हैं। देखिए राष्ट्रपति वाले में जो है पहला हम लोग लिखवाए थे कि 52 अनुच्छेद जो है इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है। और एक हम पढ़ा दिए कौन सा? 61 अनुच्छेद। कौन सा? 61। 61 में क्या बताया था? महाभियोग। राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। यह बात कहाँ पे उल्लेखित है? अनुच्छेद 61 में है। ठीक है। अनुच्छेद 56 में क्या है कि कितने लोगों को पता है? अनुच्छेद 56 में नहीं लिखवाए हैं, लेकिन होता क्या है? अनुच्छेद 56 में क्या होता है? चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क है। अनुच्छेद 59 में क्या होता है? अनुच्छेद 59 में 59 राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वह शपथ का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद 59 में मिलता है। तो अनुच्छेद 59 में कौन चीज मिलता है? शपथ। चलिए इसके बाद वाला हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 72। कौन सा? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 को ध्यान से समझिएगा। यह जो अनुच्छेद 72 है, कहा जाता है कि राष्ट्रपति किसी भी क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। किसी भी दोष के लिए क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। किसी भी सजा के लिए क्या कर सकता है? क्षमादान। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 72 में। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास जो शक्ति होती है क्षमादान की, वही शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास भी होती है। लेकिन दोनों में अंतर है। जो राष्ट्रपति है यह मृत्युदंड को भी क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। बस सजा को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। सजा को परिवर्तित कर सकता है ना? सजा को जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, लेकिन सजा को क्या करना? अगर वह मृत्युदंड मिला है तो मृत्युदंड को माफ करने का केवल किसको अधिकार है? केवल राष्ट्रपति को अधिकार है। भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो कि मृत्युदंड को क्या कर सके? माफ कर सके। हो गया? चलिए अगला जो है, अगला अनुच्छेद कौन सा? चलिए अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का क्या होगा? गठन होगा। किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए। और इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा, इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होगा वह कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जबकि राष्ट्र का अध्यक्ष जो होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष पूछेगा तो राष्ट्रपति, और मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में। जबकि संवैधानिक शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। आई बात समझ में? हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और हमारे देश का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हमारे देश का कोई भी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय निर्णय होगा या राष्ट्रीय निर्णय होगा, वह किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। चलिए आज ये अनुच्छेद कौन सा? 75। देखिए 75 में क्या कहा गया है? मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री पद का उल्लेख कहां पे मिलता है? प्रधानमंत्री पद का जो उल्लेख है वह किस में मिलता है? अनुच्छेद कौन सा? 75 में।
और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रधानमंत्री है, यह हमारा प्रधानमंत्री जो है भारत का सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख है। सर्वोच्च राजनीतिक क्या है? प्रमुख है। या हम कहें कि वास्तविक शक्तियां, भारत की जो वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होंगी? प्रधानमंत्री में निहित होंगी। ये जो प्रधानमंत्री होता है इसकी उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर जो है क्या कर सकता है? हो सकता है, यदि वह क्या हो? 25 वर्ष का हो जाए, कम से कम 25 वर्ष का, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने वर्ष का होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ है, ये जो प्रधानमंत्री है, ये जो प्रधानमंत्री है इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल कितने समय के लिए रहता है? इसका कार्यकाल कितने समय के लिए रहता है? ये कहाँ पर कोई है? दिखाई नहीं दे रहा है कोई। कितने साल के लिए इसका कार्यकाल होता है? तो हम कहेंगे कि इसका जो कार्यकाल होता है वह कितने समय के लिए होता है? 5 साल के लिए इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। लेकिन इसके पहले भी इसको पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। तो इसका जो पद होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसका पद जो होता है किसके प्रसाद पर्यंत होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब समझते हैं? जिस तरह से प्रसाद हम जो है बांटते हैं ना, तो हमारा मन करेगा तो हम किसी को देंगे, और मन करेगा तो नहीं देंगे, है ना? नहीं होता है। आप जो है क्या करिए, कोनो पूजा वूजा होइए और वहाँ पे जो है पहुँचिए, अब बांटने वाला आपका प्रतिद्वंदी है ना, आपके यहाँ पहुँचेगा, अच्छा तू ना ना तो के न मिली, वहाँ से क्या हो गया? हट गया। तो ये जो है प्रसाद पर्यंत है, चाहेगा तो आपको प्रसाद देगा और चाहेगा तो नहीं देगा। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। आई बात समझ में? अच्छा, कितने लोगों को यह पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर डॉक्टर कौन कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे? पहले प्रधानमंत्री। अच्छा, कितने लोगों को यह पता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। अच्छा, कितने लोगों को यह पता है कि वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है? कौन है? हाँ, मोदी जी जो है वर्तमान में है। ये जो है इतिहास है, जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है कोई तीसरी बार जो है क्या बना है? प्रधानमंत्री बना है। ये क्या है? इतिहास है ना? सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। लेकिन अब जो है उस रिकॉर्ड को क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। हालांकि नहीं टूट पाएगा, इसलिए नहीं टूट पाएगा कि उनका 16 साल कुछ महीने था। अब ये जो है जब भी रहेंगे 15 साल रहेंगे। आई बात समझ में? लिखे हैं राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए जो है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। हो गया भैया? 75 हो गया? चलिए आगे आ जाइए, अगले स्लाइड में आइए। तो अभी हम जो है कौन सा अनुच्छेद देख लें? हाँ, 75 हो गया ना? अब अनुच्छेद आ जाइए, कौन सा? अनुच्छेद 76। देखिए आप जो है अनुच्छेद तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो है पूरा आप क्या कर लेंगे, इसी से संविधान भी खत्म कर लेंगे। देखिए अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है? भारत का एक क्या होगा? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का उल्लेख, महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद 76 में। देखिए अनुच्छेद 76 जो है यह कहता है कि यह जो महान्यायवादी है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, बताइए कौन है? महान्यायवादी है। देखिए ये जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी जो है एक ऐसा पद है, महान्यायवादी जो है एक क्या है? ऐसा पद है जो कि यह जो है लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी
यह किसी भी सदन में क्या कर सकता है, बैठ सकता है। किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी किसी भी सदन में क्या कर सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है। लेकिन लेकिन एक इसकी क्या है, कमी है, या एक इसकी जो है क्षमता को क्या किया गया है, रोका गया है कि यह अपना निर्णायक मत नहीं दे सकता है ना। तो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है कौन, महान्यायवादी। महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि संसद के किसी भी सदन में यह क्या कर सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, अपने सुझाव को दे सकता है, लेकिन वह कोई अपना मत नहीं दे सकता है। आई बात समझ में? जब मत देने की बात होगी तब नहीं। एक चीज और है, भारत का कोई भी न्यायालय होगा, भारत का कोई भी न्यायालय होगा, उस न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। कौन कर सकता है? महान्यायवादी। जज का काम कर सकता है कौन? महान्यायवादी। और महान्यायवादी क्या कर सकता है? तो महान्यायवादी जो है और क्या कर सकता है बताइए, कुछ और कर सकता है, बोलिए। हाँ, और कर सकता है, भारत का जितना भी कानूनी सलाह होगा, भारत का जितना भी कानूनी सलाह होगा, जितनी भी केस होगी भारत सरकार की, वह कौन देखता है? महान्यायवादी, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय। जब भी भारत सरकार का आ जाएगा कोई केस तो वह कौन देखता है? महान्यायवादी। तो आई बात समझ में? चल, अच्छा, इस समय जो है महान्यायवादी कौन है? हाँ, रमणी है। किसका नाम? महान्यायवादी का चुनाव कैसे होता है? जैसे न्यायाधीशों का होता है, इनका भी जो है क्या है, इनका भी नियम होता है कि इनको जो है भारत मतलब जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के नज़र में क्या होना चाहिए, मतलब विधि का क्या होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए, तभी उसको महान्यायवादी के पद पर रखा जा सकता है। अच्छा, ये जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। एक चीज़ और है कि ये जो इसका पद है, इसका जो पद है, यह पद जो है राष्ट्रपति के क्या होता है, प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक यह अपने पद पर क्या रहेगा, बना रहेगा। जिस दिन राष्ट्रपति चाह देगा उस दिन यह अपने पद से क्या है, हट जाएगा। आई बात समझ में? तो अनुच्छेद कौन सा हो गया? 76। महान्यायवादी के बारे में आप लोग जान गए। चलिए अगला जो अनुच्छेद कौन सा है? हाँ, चलिए अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है? हाँ, हमारे देश का एक क्या होगी, संसद होगी। हमारे देश की क्या होगी? एक संसद होगी। तो संसद का उल्लेख जो है कहाँ पे किया गया है? संसद का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 79 में। ठीक, देखिए इसमें कहा क्या गया है कि यह जो भारत है, भारत का एक कानून निर्माण करने के लिए, है ना, भारत के कानून निर्माण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक क्या होगी, संसद होगी, जिसमें कितने सदन होंगे? 2 सदन होंगे। यह जो संसद होगी, संसद के कितने सदन होंगे? तो 2 सदन होंगे। एक होगा कौन सा? उच्च सदन होगा, और एक होगा कौन सा? निम्न सदन होगा। एक होगा उच्च सदन और दूसरा होगा कौन? निम्न सदन। देखिए जो उच्च सदन होता है उस उच्च सदन का नाम क्या होता है? राज्यसभा होगा। कौन होगा? राज्यसभा होगा। और जो यह निम्न सदन होगा, निम्न सदन का नाम क्या होगा? लोकसभा होगा। हो गया? जो निम्न सदन होगा वो उसका नाम क्या होगा? लोकसभा। एक चीज और है, ये जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा का जो है हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थाई सदन बोलते हैं। कौन सा सदन? अस्थाई सदन बोलते हैं। और यह जो लोकसभा है इसको क्या बोला जाता है? अस्थाई सदन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अस्थाई सदन बोला जाता है। ये जो लोकसभा है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं
उनकी जो मिनिमम एज होती है, मिनिमम एज कितना होती है? 25 वर्ष। इसकी जो मिनिमम एज होती है वह कितना होती है? 25 वर्ष। और ये जो सदस्य होते हैं, इन सदस्य का जो कार्यकाल होता है, सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये जो है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक। और लेकिन इसके पहले भी यह अपने पद से क्या कर सकते हैं? हटाए जा सकते हैं या इस्तीफा दे सकते हैं। कौने की बात है? लोकसभा की। ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं राज्यसभा का। अच्छा, ये लोकसभा का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, राज्यसभा का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? देखिए, यह जो राज्यसभा है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? अच्छा, इसका कार्यकाल कितना है बताइए बताइए। ये जो लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल कितना है? सदस्यों का 5 साल है और इसका भी कार्यकाल कितना है? 5 साल है। लोकसभा का खुद, मतलब 5 साल के बाद यह भंग हो जाती है। आई बात समझ में? वर्तमान जो लोकसभा है वह चौथी लोकसभा है, 17वीं की, 18वीं की, 19वीं की, 20वीं है? 18वीं है। कौन सी है? 18वीं लोकसभा है। देखिए, ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? इसका कोई नियम नहीं है। मतलब ये जो है क्या है? अस्थाई सदन है, तो एक कार्यकाल नहीं है। एक बार बन गया है, अब तब तक चलता रहेगा जब तक कि भारत का अस्तित्व है। जब तक कि भारत का क्या है? अस्तित्व है। या फिर जो है कोई संविधान संशोधन न हो, तब तक यही चीज रहेगा। आई बात समझ में? फिर जो है देखिए, ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो कार्यकाल है, किसका कार्यकाल? सदस्य का कार्यकाल जब पूछेगा। किसका कार्यकाल? सदस्य का कार्यकाल। तब जो है सदस्य का कार्यकाल कितना हो जाएगा? तब कहेंगे कि इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है? 6 साल होता है। सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो 6 साल। और किसका कार्यकाल पूछेगा? राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो कहेंगे राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? अस्थाई होता है, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं है। ठीक है। चलिए, ये जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इनकी जो मिनिमम एज होती है, मिनिमम एज कितनी होती है? तो मिनिमम एज होती है कितना? 30 वर्ष होती है। कितना वर्ष होती है? 30 वर्ष होती है। हो गया? हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का कौन? उपराष्ट्रपति। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखेगा, तभी जो है वह उपराष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, अन्यथा वह उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता। वही बात करेंगे जब राष्ट्रपति की। जब राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति जो है कहाँ का सदस्य होने की योग्यता रखता हो? लोकसभा की। कहाँ की? लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। जरूरी नहीं है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन उसकी योग्यता वह रखता हो। आई बात समझ में? तो ये कौन हो गया? अनुच्छेद 79। हाँ, ये जो है देखिए आपका किस अनुच्छेद में है? अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा जो है अनुच्छेद कौने में है? 80 में है। और जब लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा जो है कौने में है? 81 में है। इसका उल्लेख कौने में मिलता है? अनुच्छेद 81 में मिलता है। आई बात समझ में? अच्छा, ये जो आपका लोकसभा है, इसकी जो मैक्सिमम सीट है इस समय, मैक्सिमम सीट कितना? 550 है। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम सीट जो है 550 है। लेकिन वर्तमान सीट कितना है? वर्तमान कितना है? 543 है। वर्तमान कितना है? 543। सर्वाधिक कहाँ का है? अगर सर्वाधिक पूछता है किस राज्य का लोकसभा सीट है, तो अपना यूपी है। यूपी में कितना सीट? 80 सीट जो है लेकर के यूपी जो है क्या है? पहले स्थान पर है। यूपी में क्या है? सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं। आई बात समझ में? वही बात कर लेते हैं, राज्यसभा की मैक्सिमम सीट कितना होती है? राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीट होती है कितना होती है? 250। लेकिन वर्तमान सीट कितना है? वर्तमान में कितना है? 245 है। वर्तमान में 245 है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 250 हो सकता है। आई बात समझ में?
तो ये पूरा जो है आपका केवल अनुच्छेद नहीं है, अनुच्छेद के साथ साथ जो है आप यहीं पर पूरा जो संविधान में आपके यूपीपी के एग्जाम से संबंधित जो भी आपके फैक्ट हो सकते हैं उतना तक आपका कवर हो जा रहा है। आई बात समझ में? चलिए हम आगे बढ़े। यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बोलिए? 31 सीट है। यूपी में जो है कितना सीट है? यूपी में जो है राज्यसभा की सीट कितना है? 31। कितना सीट है? 31, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा सीट वाला क्या है? राज्य है। कौन है? अपना यूपी। लोकसभा वाला भी है और कौन वाला है? राज्यसभा वाला भी है। आई बात समझ में? तो ये अपना खत्म हो गया कौन? हाँ, चलिए हो गया, इतना हो गया ना? आगे बढ़े। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा? 100। 100 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 100। देखिए 100 में क्या कहा गया है? यदि संसद में कोई ऐसा विधेयक आता है जिस पे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा के बीच में विवाद होता है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए निर्णायक मत किसका जो है मान्य होगा? किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष जो है क्या करता है? निर्णायक मत देता है। तो इसमें किसका उल्लेख है? इसमें किसका उल्लेख है? निर्णायक मत। कौन सा मत? निर्णायक मत। कहेंगे निर्णायक मत कौन देता है? कौन देता है? तो कहेंगे कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। तो निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। आई बात समझ में? चलिए अनुच्छेद कौन सा? चलिए अगला अनुच्छेद है कौन सा? अनुच्छेद 108। बताइए क्या है? देखिए इसमें कहा गया है संयुक्त बैठक। ध्यान दीजिएगा, ये जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक का मतलब समझिए, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी विधेयक को लेकर के क्या है? विवाद है, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक को आहूत करता है। संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? अगर आपसे पूछता है कि आहूत कौन करता है, संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है, तो आहूत करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर कहेंगे कि यह जो बैठक होती है, बैठक कहाँ होती है? तो बैठक कहाँ होती है? ये बैठक होती है कहाँ पर? लोकसभा में। कौन सभा में? लोकसभा में। कहाँ पर होता है? तो लोकसभा में क्या होती है? संयुक्त बैठक कराई जाती है। फिर बात करेंगे कि इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है बोलिए? लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष होता है। ये जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक का निर्णायक मत कौन देता है? तब भी आपका कौन हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष ही होगा। आई बात समझ में? चलिए इतना बात हो गया कौन के बारे में? अनुच्छेद 108 के बारे में। आगे बढ़े, जल्दी उतारिए जल्दी। अभी इसके बाद जो है यह खत्म हो जाता है तो अपना यूपी जी के चलेगा। यूपी जी के जो है खूब अच्छे से चलेगा। अच्छे से चलने का मतलब वहाँ से क्वेश्चन जो है पक्का है कि 8 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन। और 8 क्वेश्चन कहीं पे आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें क्या है? दम है। दम है ना? और जिसमें दम है वही हमारा क्या है? आगे जोड़ लीजिए भाई। जिसमें ज़्यादा नंबर वही हमारा क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े भैया, बढ़े ना? चलिए
आ जाइए, अगला अनुच्छेद कौन सा? चलिए, अगला अनुच्छेद है कौन सा? 100, अनुच्छेद 110। बोलिए, अनुच्छेद 110 में क्या है? हाँ, यह जो है धन विधेयक को बताता है। किसको बताता है? धन विधेयक को। धन विधेयक। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी धन विधेयक होता है वह कहाँ पर पेश किया जाता है? लोकसभा में। कहाँ पर पेश किया जाता है? लोकसभा में। तो धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है? कहाँ पे पेश किया जाता है? पेश किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक पर एकाधिकार है किसका? लोकसभा का। धन विधेयक पर एकाधिकार किसका है? लोकसभा का। बजट जो है कौन पेश करता है? भारत का वित्त मंत्री। कौन करता है? भारत का वित्त मंत्री। किसके समक्ष पेश करता है? राष्ट्रपति के समक्ष। किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक। फिर जो है बात करते हैं कि यह जो वित्त विधेयक या धन विधेयक होता है या फिर हमारा जो बजट होता है, बजट जो है कितने समय में आता है? तो 1 वर्ष में आता है। कितने वर्ष में आता है? 1 वर्ष में आता है। आता है ना? हाँ। अनुच्छेद 111 में क्या है? बजट है कि वीटो पावर है? कौन सा पावर है? वीटो पावर। राष्ट्रपति के पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। अनुच्छेद अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में क्या है? राष्ट्रपति की वीटो पावर। राष्ट्रपति की वीटो। हाँ, वीटो पावर क्या होता है? किसी ने पूछा तो उसका जो है उत्तर यह है कि राष्ट्रपति के पास जो है कोई भी विधेयक जाता है, जब तक विधेयक राष्ट्रपति के पास नहीं जाता है तब तक वह कानून नहीं बनता है। जब जब तक राष्ट्रपति के पास नहीं जाता है तब तक कानून नहीं बनता है। जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह उस विधेयक पर तुरंत साइन कर दे, वह उस विधेयक को पुनर्सुझाव के लिए भेज दे, मतलब रोक दे, कहे कि ना ना अभी इसमें क्या है, कुछ दिक्कत उक्कत है, इसको सही करिए तब हम इस पे साइन करेंगे। और एक अधिकार होता है। कौन सा अधिकार होता है? कि उसका कोई जवाब न दे। उसका कोई जवाब न दे, अपने पॉकेट में भरे विधेयक को और गायब कर दे, कहे कि हमसे कोनो मतलब नहीं है। तो उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी? वीटो पावर। आई बात समझ में? तो ये शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। अब बता दीजिए कौन सा अनुच्छेद है? अब कौन सा है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद आपका कौन सा है? 123 है। अनुच्छेद 123 को समझिए। तो अनुच्छेद 123 क्या कहता है? जिस समय संसद का कोई सदन नहीं चल रहा हो, जिस समय संसद का कोई सदन नहीं चल रहा हो, उस समय राष्ट्रपति के पास क्या होता है? अध्यादेश जारी करने की क्या होती है? शक्ति होती है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश। किसका अध्यादेश? राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश मतलब राष्ट्रपति जो है ऐसे समय में कोई अध्यादेश जारी कर सकता है जिस समय संसद का कोई सदन नहीं चल रहा हो या फिर जो है कोई सत्र नहीं चल रहा है। उस समय किसी ऐसे कानून की ज़रूरत है जो कि देश के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है? एक अध्यादेश ला सकता है, टेम्परेरी कानून ला सकता है। उसी टेम्परेरी कानून को क्या कहा जाता है? अध्यादेश। अब यह अध्यादेश कानून भी बन सकता है, लेकिन जब सत्र चले उस समय दोनों सदन इसका क्या करे? समर्थन करे। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या करें? समर्थन करेंगे तो ऐसा हो सकता है। आगे बताइए कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 124। चलिए, अनुच्छेद 124 जो है कहता है कि भारत में क्या होगी? एक सर्वोच्च न्यायपालिका होगी। क्या होगी? सर्वोच्च न्यायपालिका होगी।
अर्थात भारत का एक क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कहाँ पर है? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद 124 में। हम लोग जानते हैं कि यह जो है क्या कहलाता है, पहले संघीय न्यायालय था। इसका नाम क्या हुआ करता था पहले? पहले इसे क्या कहते थे? संघीय न्यायालय कहा करते थे। यह जो हमारा संघीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? संघीय न्यायालय हमारा कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? हमारा एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। लेकिन किसी भी सुनवाई को करने के लिए यह अपनी कहीं और जाकर के क्या कर सकता है? स्थापना कर सकता है, लेकिन वह उसी समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय होगा जिस समय सर्वोच्च न्यायालय की क्या चल रही होगी? सुनवाई चल रही होगी। जैसे अभी जो है सर्वोच्च न्यायालय हमारा जो कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी सर्वोच्च न्यायालय के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जब ज़रूरत ऐसी पड़ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय आके यहाँ पर सुनवाई करे। तो जिस समय सर्वोच्च न्यायालय आकर के कहाँ पर? इलाहाबाद में सुनवाई करेगा, उस समय वह सर्वोच्च न्यायालय के रूप में रहेगा, लेकिन जो ही सुनवाई हो जाएगी वह फिर से क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? उच्च न्यायालय में परिवर्तित हो जाएगा। तो भारत का एक क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, कितने लोगों को यह पता है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका उद्घाटन कब हुआ था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1950 है। बताइए कै तारीख को है? हैं? 28 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ है? पहला उद्घाटन हुआ है। तो कै जनवरी? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। अगर बात करेंगे कि भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था, तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा था? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का पहला जो सर्वोच्च न्यायालय था, अगर आपसे पूछ दे पहला सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय। बात करेंगे कि यह जो भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय था, इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। तो इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। ये एलिजा इम्पे कौन है? तो ये जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे किसके? सर्वोच्च न्यायालय के। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजा इम्पे। अच्छा, वर्तमान में कौन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? कौन है वर्तमान में जो है बात करते हैं? तो वर्तमान में जो है कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में क्या है? क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। चलिए, इतना हो गया है? हो गया इतना? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े? चलिए आ जाइए आगे। अगला जो अनुच्छेद है बोल दीजिए। अनुच्छेद 143। हाँ वही, अनुच्छेद 143। देखिए, अनुच्छेद 143 में कहा गया है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या ले सकता है? कानूनी सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा
कानूनी सलाह। राष्ट्रपति द्वारा कानूनी सलाह लिया जा सकता है। किससे लिया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। और यह जो सलाह है, इस सलाह को राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। इस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। कौन नहीं होगा? राष्ट्रपति। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आ जाइए अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 100 है तो सब है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें 44 नहीं है, 45 नहीं है, 50 नहीं है ना, 49 नहीं है। ऐसा नहीं है, सब कोई है। लेकिन हमको पढ़ना किसको है? हमको पढ़ना उसी को है जो हमारे काम का है। और जौन हमारे काम का नहीं, हम उसके काम के नहीं, मतलब हमको उसको रटना नहीं है। चलिए, ये कहाँ गायब हो गया? मक्खी कहाँ गई मक्खी? चलिए, अनुच्छेद जो है 155, अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है? राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। और जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये जो राज्यपाल होगा, राज्य का क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा। राज्य का संवैधानिक क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा। कौन प्रमुख होगा? तो राष्ट्रपति होगा, सॉरी राज्यपाल होगा। ये जो राज्यपाल है, राज्यपाल की विधायिका, राज्यपाल की विधायिका का यह क्या होता है? प्रमुख होता है। कौन सा प्रमुख होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। जबकि राजनैतिक प्रमुख कहेगा तो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है। कार्यपालिका का यह क्या होता है? प्रधान होता है। अच्छा, एक चीज़ और जानिएगा, ये जो राज्यपाल होता है, ये जो राज्यपाल होता है, इसकी मिनिमम एज कितना होती है? तो मिनिमम एज कितना होती है? 35 वर्ष। कितना वर्ष? मिनिमम एज होती है कितना? 35 वर्ष। ये जो बात करेंगे इसके कार्यकाल की, कार्यकाल, तो कार्यकाल तो 5 साल का होता है। लेकिन ये राष्ट्रपति के क्या होता है? राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है। तो वर्तमान में अलग अलग राज्यों का अलग अलग है, हर राज्य का अलग अलग है ना। अपने राज्य का कौन है? अपना जो यूपी है, यूपी के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? वर्तमान में हमारे जो राज्यपाल हैं कौन है? आनंदीबेन पटेल। हाँ वही है। तो इतना घबरा क्यों रहे हैं? चलिए आ जाएं अगले पे, बढ़े। चलिए आगे बताइए कौन सा अनुच्छेद? हाँ, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 क्या कहता है? कहता है कि जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल के पास भी क्या होती है? क्षमादान की शक्ति होती है। राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान है कि वह किसी भी सजा को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। किसी भी सजा को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। किसी भी सजा को क्या कर सकता है? बदल सकता है। यदि किसी को उम्र कैद हो तो उसको 10 साल, 12 साल, 20 साल की सजा में क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है। अगर किसी को क्या है, अगर किसी को जो है कोई, जैसे मान लीजिए सजा भुगतने योग्य नहीं है, तो उसकी सजा को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। जैसे महिलाएं होती हैं, तो महिलाओं की सजा को क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना। कौन कर सकता है? राज्यपाल। लेकिन
अगर किसी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है तो इसके लिए राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वह क्या कर सके, उस सजा को माफ कर सके। कौन? पागल हो गया है तब तक जो है उसको क्या किया जाता है, मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है कि जब तक वह क्या न हो, सही न हो, डॉक्टर यह न कह दे कि यह क्या हो गया है, सही है। इसका जो है एग्जाम्पल दर्शाया गया है दिलवाले मूवी में। अजय देवगन जो है क्या बन जाते हैं, पागल, और उनकी मृत्यु दंड की सजा को क्या किया जाता है, पेंडिंग कर दिया जाता है। तब तक उनको सजा नहीं मिलेगी जब तक कि वह सही न हो जाए। लास्ट में होता क्या है, लास्ट में जो है यह साबित कर दिया जाता है कि अजय देवगन ने कुछ किया ही नहीं है, ये तो इनको क्या किया गया था, फंसाया गया था, सजा किसी और को होगी, और वह क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। देखिए मूवी में जो है हीरो ही क्या होता है, प्रधान होता है। राज्यपाल क्षमादान, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख कहाँ पे मिल जाता है, अनुच्छेद 161 में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे की दुनिया देखते हैं। आगे की दुनिया किस अनुच्छेद में मिलती है? 165 को रहने दीजिए, आगे बढ़े। चलिए आप लोग कितने अच्छे हैं, है ना, हम जो है पढ़ा रहे हैं कि बहका रहे हैं? क्या हुआ? हाँ, तो ये आपको लगता होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से जो है क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, एग्जाम के लिए दे रहे हैं, और इतने कम समय में जो है इतना जो है नहीं दिया जा सकता है। चलिए आगे बोलिए, अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 213। देखिए जिस तरह से राष्ट्रपति राष्ट्रपति केंद्र में क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी तरह से राज्यपाल राज्य में भी क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राज्य का अध्यादेश राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, अभी जो है अध्यादेश के बारे में खूब चर्चा हुई, और आप जो है कह रहे हैं कि नहीं अध्यादेश क्या होता है, तो हम यहाँ पे नहीं थे, हमारा शरीर यहाँ पे था, ऐसा है। हाँ, अध्यादेश के बारे में हम बताए ना, जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, ऐसे समय में किसी ऐसे कानून की ज़रूरत हो जो कि क्या है, बहुत ज़रूरी है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति और कौन, राज्यपाल, कोई ऐसा टेम्परेरी कानून ला सकते हैं जिससे वह समाधान किया जा सके। आई बात समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यादेश बोलते हैं। चलिए आगे बताइए, अनुच्छेद अनुच्छेद 200 कितना? हाँ चलिए 214 में क्या है, सभी राज्यों का अपना क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। तो राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य का उच्च न्यायालय। अच्छा कितने लोगों को यह पता है कि वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? वर्तमान में इसकी संख्या कितना है, 25। वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय की कुल संख्या कितना है, 25 है। सबसे नयका नयका कौन बना है, सबसे नया वाला? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय। कौन सा है? तेलंगाना उच्च न्यायालय जो है अभी एकदम नया नया बना है। कौन सा है? 25वां है। कौन सा है? 25वां। आई बात समझ में? चलिए आज ये बताइए कौन अगला, 200 अनुच्छेद 226। ध्यान देने वाली बात है कि यह जो अनुच्छेद 226 है, यह कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह उच्च न्यायालय में
5 तरह की रीटों को क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। 5 तरह की रीटों को क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। कौन कर सकता है, कोई भी नागरिक हो जिसके मौलिक अधिकार का क्या हुआ हो, हनन हुआ हो। तो किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो मौलिक अधिकार हनन होने पर वह उच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, रीट दायर कर सकता है। मौलिक अधिकार हनन पर रीट दायर कर सकता है। कौन कर सकता है, कोई भी नागरिक कर सकता है। चलिए अगला बात बताइए। अनुच्छेद अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 239 का क्या कहता है, हाँ, दिल्ली के संबंध में विशेष राज्य, मतलब दिल्ली को जो है विशेष राज्य या विशेष छूट दी जाती है। तो दिल्ली को क्या किया जाता है, विशेष छूट, विशेष स्थान प्राप्त होता है। किसको, विशेष कानून व्यवस्था, किसके लिए, दिल्ली के लिए। ठीक है, 239 का में किसकी बात कही गई है, दिल्ली के लिए विशेष जो है बात कही गई है। कहाँ पर, अनुच्छेद 239 क में। और बताइए, कानून, विशेष कानून व्यवस्था हो गया। चलिए अगला अनुच्छेद बताइए, नहीं उसको छोड़ दीजिए। अनुच्छेद 200, बोलिए क्या है इसमें, हाँ, ग्राम पंचायतों की परिभाषा, ग्राम पंचायतों की परिभाषा। देखिए ग्राम पंचायतों की परिभाषा, ग्राम पंचायतों का उल्लेख कहाँ पर भैया, किसको पता है, अनुच्छेद 40 में। कहाँ पर, अनुच्छेद 40 में किसका उल्लेख है, ग्राम पंचायतों का। फिर जो है देखिए अनुच्छेद 243 में भी है, क्या है, ग्राम पंचायतें हैं, है ना। चलिए हो गया इतना, आगे बढ़े जे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बताइए कौन, अनुच्छेद, नहीं ख छोड़ दीजिए, ग भी छोड़िए। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 क्या कहा गया है, अनुच्छेद 249 में क्या कह रहा है, राज्य सूची के विषय में किसको, राष्ट्रीय हित का महत्व का कोई भी क्या है, कानून है, तो उस पे संसद क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। तो राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार, विशेष अधिकार किसके पास होता है, किसके पास होता है, संसद के पास होता है। विशेष अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। मतलब हालांकि नियम बनाया गया है कि अगर कोई विषय राज्य सूची का है तो राज्य सूची के लिए कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार। और केंद्र सूची का विषय है तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। लेकिन
अगर कोई विशेष महत्व वाला कानून है, कोई क्या है, विशेष महत्व वाला है, राज्य के हित की बात है, तो ऐसे में उस पर कानून कौन बना सकता है, संसद बना सकती है। आई बात समझ में? चलिए और बताइए कौन सा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग। भारत का एक क्या होगा, वित्त आयोग होगा। भारत का एक क्या होगा, वित्त आयोग होगा, जिसका मंत्री कौन होगा, वित्त मंत्री। हाँ चलिए आगे बताइए। अनुच्छेद 300 का संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में, विधिक अधिकार रूप प्रदान करता है। कौन करता है, अनुच्छेद 300 का। यह देखिए अनुच्छेद जो 300 का है, पहले हुआ करता था संपत्ति का अधिकार। पहले क्या हुआ करता था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, जो 7वां अधिकार मौलिक अधिकार था, उसको हटाया गया ना। कौन से संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह जो संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके इसको कहाँ रखा गया, कानूनी अधिकार के तहत कहाँ पर रखा गया, 300 क में। आई बात समझ में? आगे बताइए। अनुच्छेद 300, बोलिए 326 में क्या है, हाँ, वयस्क मताधिकार। देखिए वयस्क मताधिकार क्या होता है, तो कहा जाता है कि वयस्क वही होगा जो 18 वर्ष का होगा। वयस्क वही होगा जो कितने वर्ष का होगा, 18 वर्ष का होगा। अब ये जो 18 वर्ष का होगा, इसको मत देने का क्या है, अधिकार है। इसको मत देने का क्या है, अधिकार है। पहले यह उम्र हुआ करती थी कितना, पहले यह उम्र हुआ करती थी कितने वर्ष, 21 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन कौन सा संविधान संशोधन, संविधान संशोधन हुआ था, बोलिए कौन सा संविधान संशोधन, हाँ, 61वां संविधान संशोधन 1900 कितना, 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में यह उम्र घटा करके कितना कर दिया गया, 21 से घटा करके कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। पहले वयस्क मताधिकार का जो उम्र हुआ करता था, वह कितना हुआ करता था, कितना हुआ करता था, 21 हुआ करता था। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, कितना है, 18 है। आई बात समझ में? और बताइए कौन सा अनुच्छेद है, हाँ, अरे वोट देने का अधिकार भाई, अपने दिमाग में बैठाइए। वोट कौन दे सकता है, अगर गलती से कोनो 10 साल के लड़का के भेज दीजिए वोट देने के लिए, तो वहाँ के जो अधिकारी है ना, तुरंत पकड़वा देंगे, कहें ये तो जाली दे रहा है। कैसे, कहें इसका उम्र नहीं अभी इतना है जितना यह जो है वोट देने के लिए चला आया है। तो वयस्क अधिकार का मतलब होता है 18 साल के ऊपर हो जाते हैं तो आप जो है क्या कर सकते हैं, मत दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। चलिए अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 330 इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों का आरक्षण कहाँ पर, लोकसभा में। तो लोकसभा में, लोकसभा में आरक्षण की बात करता है। किसके आरक्षण की बात करता है, एससी के और कौने के, एसटी के।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण का बात करता है। अनुच्छेद कौन सा? 330। हो गया भैया? सभी लोगों का हो गया? जितना पढ़ रहे हैं कुछ पल्ले पड़ रहा है कि ऐसे ही कहानी चल रही है और हम उसी में चल रहे हैं, ऐसा है? हाँ, तब जो है आगे बढ़े। हाँ हाँ भैया, टाइम तो होता रहेगा। टाइम कब रुका है? कभी रुका है? नहीं रुका है, न तो रुका है न तो रुकेगा। ये चलता है और चलता रहेगा। आई बात समझ में? इस पे जो है आप जितना अपने आप जो है यूज कर सकते हैं उतना यूज कर लीजिए। फिर कभी ना आएगा और फिर न कभी आया, ये दोनों बात है। चलिए आज ये अगला बोलिए, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 300। यही खत्म कर दिया जाएगा तो छोड़ देंगे भाई, टेंशन ना लीजिए आप। बोलिए अनुच्छेद 331 में क्या कहा गया है? लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो लोकसभा में मनोनीत सदस्य कितना होते हैं? 2 होते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि इस कानून को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है? भंग कर दिया गया है। कब कहेंगे? 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2019 को इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। लाइट कट गई कि फिर लाइट नहीं आई थी ना? चलिए, हमको लगता है लाइब्रेरी में तबाही होगी। हो गया? लोकसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। और यह मनोनयन की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती थी, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है? 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है? भंग कर दिया गया है। अब बता दीजिए कौन सा अनुच्छेद? बोलिए क्या कहा है? विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण। चलिए अगला बताइए। हाँ, बताइए क्या है? विधानसभा में मनोनयन, लेकिन इसको भी वही 104वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? कितना? 1। 403 + 1 होता है ना? तो 1 सदस्य जो हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, और बताइए अनुच्छेद 338। बोलिए क्या कहा गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग। ये जो आयोग है, यह क्या करता है? यह जो आयोग है,
यह अनुसूचित जाति के हितों की क्या करता है, रक्षा करता है। कौन सा? राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग। हो गया भैया, बस करिए इतने अनुच्छेद। और कोई इंपॉर्टेंट है थोड़ा बोलिए तो। हाँ, अनुच्छेद 343 जो है राजभाषा ना, अनुच्छेद राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा आयोग किसमें है? हाँ, अनुच्छेद 344 में। ये जो है अनुच्छेद 344 में क्या है? राजभाषा, राजभाषा आयोग। और बताइए, अनुच्छेद 352 कौन कौन आपातकाल है? इसको हम पढ़ा दिए हैं, इसको हम पढ़ा दिए हैं, तो इसको फिर से नहीं। हाँ, 368 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 ये क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। क्या होता है? संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है। जब उस पर जो है राष्ट्रपति क्या कर देता है, मुहर लगा देता है, तो वह संशोधन क्या होगा, मान्य हो जाता है। इसी तरह से आपके जो प्रमुख संविधान संशोधन थे वह क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। ठीक है, अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे प्रमुख जो है संविधान संशोधन जो है उसको देखेंगे। ये प्रमुख अनुच्छेद थे। आई बात समझ में?